हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 फिनिश किया है। अगर वो चैप्टर 8 आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके पूरे चैप्टर 8 की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो इससे हमें समझ में आ रहा है हम लोग एक्सप्रेशंस की बात करने वाले हैं और आइडेंटिटीज़ की बात करने वाले हैं। बच्चों आइडेंटिटीज़ की बात मैं अभी बाद में करूँगा, सबसे पहले एक्सप्रेशंस को समझते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो बच्चों मैं कोई भी सबसे पहले आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ जिससे ईज़िली हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3x + 4y - 5z = 0। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो ये हो जाता है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आप कहेंगे सर ठीक है एक्सप्रेशन हो गया, बस इतना ही था, तो फिर चैप्टर क्यों बना है। तो फिर बच्चों इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, ये एक्सप्रेशन किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, क्या क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को, इनके फर्दर पार्ट्स को पढ़ते हैं। इसको सब कैटेगरीज़ में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले ये जो बच्चों 3 लिखा हुआ है, ये 3 या इसके साथ यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है बच्चों, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ जो चेंज ना हो सकें, हमेशा फिक्स वैल्यूज़ को कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 3 है, हमेशा 3 ही रहेगा, कभी 3 को हम 4 के इक्वल नहीं बोल सकते हैं। 3 कभी भी 4 नहीं हो सकता है, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल की बात करें, अगर मैं x या y या z की बात करूं, तो x में हम 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, -5 भी पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे x, y और z क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हैं आपके वेरिएबल्स जो वेरी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका x, y, z। अब यहाँ पे हो गए आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स। अब हम बात करें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के क्या बना है। ये आपका कांस्टेंट था, वेरिएबल था, इन दोनों को मिला के जो बना है ये होता है आपका एक टर्म, ठीक है। और इस एक्सप्रेशंस में टर्म कितने हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं आपके। कैसे हमें पता चला कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, क्योंकि जहाँ भी प्लस या माइनस का सिंबल लग जाता है वहाँ से एक्सप्रेशन जो होता है वो टूट जाता है, मतलब कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग टर्म्स में हो जाता है। तो यहाँ से प्लस से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, लाइन खींच दूँ एक, देखिए तो ये 3 पार्ट्स में आ गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स हैं। तो मतलब पार्ट्स का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये हैं 3 टर्म्स, आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। पहला टर्म है आपका 3x, दूसरा टर्म है 4y और तीसरा टर्म है -5z। माइनस अगर लगा होता है तो हम उसके साथ में लेते हैं उसको, ठीक है, कभी भी माइनस को छोड़िएगा मत, ठीक है। प्लस लिखा है तो हम प्लस उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन माइनस लिखा होता है तो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, तो हमें टर्म भी समझ में आ गया, और इन टर्म को मिला के हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बच्चों आगे एक चीज़ और समझते हैं कि अगर एक्सप्रेशन में ज़रूरी थोड़ा है 3 ही टर्म हो, 4 टर्म भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक टर्म लिखा हुआ है 3x, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों मोनोमियल। बस बोलने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास 2 टर्म लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में 2 टर्म दिए हुए हैं हमें, तो हम इसको मोनो मतलब होता है एक, और हम हटा देंगे तो आ जाएगा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल, यहाँ पे बाई आ गया, बाई का मतलब होता है 2। और अगर मैंने यही तीनों टर्म ले लिए, कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे चलिए चेंज कर देता हूँ, +5 ए ले लेता हूँ, कुछ भी ले लिया मैंने, कुछ भी ज़रूरी नहीं है यही हो, मैं बस ये एग्जांपल के लिए बता रहा था। मैंने तीसरा टर्म ये ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब हो गया आपका 3 और ट्राइनोमियल।
अब ऐसे ही 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 टर्म भी हो सकते हैं, तो कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टर्म को समझाना है, तो मैंने समझा दिया। 1 टर्म को क्या बोलते हैं, 2 टर्म को, और 3 टर्म को क्या बोलते हैं। अब इन सब को मिला के, ना कि 3, जितने भी आगे टर्म है सबको मिला के एक कॉमन टर्म होता है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल तो हर जगह लगा ही हुआ है। तो यहाँ पे अब ये जो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हैं, ये टाइप्स हैं किसके, पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है कि बताइए इस पॉलिनोमियल, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। अगर सिर्फ 2 टर्म देके पूछे बताइए कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे ये बाइनोमियल है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल के ये तीनों जो हैं पॉलिनोमियल के ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल भी है, लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा है ये डिपेंड करेगा इन पे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों एक चीज़ और समझ लेते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स। अगर एक जैसे कि आपको दिया गया है 5x और दिया हुआ है 7x, दिया हुआ है 8z और 9z, तो यहाँ पे आपको बताना है लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। तो बच्चों लाइक टर्म में क्या होता है, जिनका वेरिएबल सेम होता है उन्हीं को हम लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मान लीजिए एक मैं लिख देता हूँ 10x²। तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ भी x है, नहीं बच्चों यहाँ x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है x²। तो ये एक अलग वेरिएबल हो जाता है जो कि x के सिमिलर नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है, यहाँ पे वेरिएबल x² है, यहाँ पे x है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, लाइक टर्म्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या बन गए इन दोनों में, इन दोनों की बात करूँ तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 5x 7x ये लाइक टर्म्स हो गया। दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा 8z और 9z, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तीसरा कुछ है ही नहीं, तो खाली बस अकेला उसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने लाइक टर्म्स लिखे तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, और ये तो बचा हुआ है, ये लाइक टर्म क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ लाइक टर्म हो गए। और अनलाइक टर्म्स की बात करूँ तो 5x और 8z और 10x², ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो समझ में आ गया आपको, जिनका वेरिएबल सेम होता है उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। अब ये लाइक टर्म्स क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बच्चों इन्हीं में हम सब्सट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं। अभी जब एडिशन या सब्सट्रैक्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तब उसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंसेप्ट था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मेन था आपका इसमें पॉलिनोमियल। तो चलिए अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 कैसे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें टर्म्स बताने हैं, उनके कोफिशिएंट बताने हैं, देयर कोफिशिएंट्स, बस ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो बच्चों सबसे एज ऑलवेज सबसे पहले सबसे आसान ले लेते हैं। लिखा हुआ है 5xyz² माइनस 3zy। कुछ इस तरीके से आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, तो इसके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे और टर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टर्म्स, कितने टर्म है मैंने कहा था प्लस या माइनस से डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे हम लाइन खींचें, लाइन आपको हर बार खींचनी नहीं है, मन में सपोज करना है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 टर्म्स हो जाएंगे। कौन कौन से, 5xyz² एंड दूसरा टर्म कौन सा हो जाएगा, माइनस का 3zy। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये 2 टर्म हो गए यहाँ पे। अब बच्चों अगर दूसरा क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट की बात मैं करूं अगर, तो कोफिशिएंट जो होता है बच्चों, ये एक वही कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो कांस्टेंट, पहले टर्म में कांस्टेंट क्या है, जो कांस्टेंट होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो हम लिखेंगे
5 इन किस में 5 है, 5xyz² एंड -3 इन -3 है, पहले तो एक तो 5 हो गया, दूसरा हो गया -3, ये दो आपके कोफिशिएंट हो गए। -3 है किस में, इन -3zy। तो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से हम कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सबसे लास्ट ले लेते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए लास्ट से थोड़ा सा मैं एक ऊपर वाला ले रहा हूँ, जिससे जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है। टफ़ तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं 6th पार्ट नहीं ले रहा हूँ, 5th पार्ट ले रहा हूँ। तो ये है आपका। इसमें अगर मैं टर्म्स की बात करूँ, टर्म्स तो बच्चों आप लोग बहुत ईजिली बता लेंगे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्लस या माइनस से करेंगे तो ये 3 टर्म्स में हो जाएगा। तो इसके 3 टर्म हो जाएंगे। पहला टर्म हो जाएगा x/2, दूसरा टर्म हो जाएगा y/2 और तीसरा टर्म हो जाएगा माइनस का xy, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कोफिशिएंट की बात अगर मैं करूँ तो बच्चों x/2 में अलग अलग टर्म्स में कोफिशिएंट लेना है ना, तो x/2 में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x/2 में कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 1/2 इन x/2। 1/2 कोफिशिएंट है किसमें, x/2 में, ठीक है। अब क्या है, सेकंड में 1/2 इसमें भी है, किसमें, y/2 में। और इसमें कितना कोफिशिएंट है, आप कहेंगे सर इसमें तो टर्म लिखा ही नहीं हुआ है। तो जब नहीं लिखा होता है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, और माइनस तो लेते ही लेते हैं, तो हम बोलेंगे -1 है किसमें, माइनस के xy में। तो ये हो जाएगा आपके 3 कोफिशिएंट हो गए आपके, ये तीनों आपके कोफिशिएंट हो गए किसमें, इसमें, ठीक है। तो हमने कोफिशिएंट भी पढ़ लिया, हमने टर्म्स को भी समझ लिया। अब बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन दीज 3 कैटेगरीज। हमें 3 कैटेगरी ले लेनी है और उसमें फिट कराना है। तो मैं आपको कुछ ले लेता हूँ पॉलिनोमियल्स और समझ लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ जैसे कि हम बात करें, अगर पहला जो है आपका x + y, इसमें कितने टर्म्स हैं, आप कहेंगे सर इसमें 2 टर्म्स हैं, एक x है दूसरा y है, क्योंकि प्लस से हम डिवाइड करेंगे ना एक्सप्रेशन को। तो अगर हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 2 टर्म्स बन गए, तो 2 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते थे, अगर आपने अभी ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा। 2 टर्म्स को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, दूसरा जो दिया है आपको 1000। अब कहेंगे सर 1000 इसमें वेरिएबल तो है नहीं, कोई बात नहीं, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट तो है ना, ये भी एक आपका टर्म एज अ टर्म ही यूज़ होता है। तो ये आपका एक टर्म है सिर्फ, तो एक टर्म को बोलते थे हम मोनोमियल। इसी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी हम डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, x + x² + x³ + x⁴। यहाँ पे बच्चों कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे आपके 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स को हम लोग फिर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंस, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 4 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं है। सिंस इट कंटेन्स 4 टर्म्स, यहाँ पे इसके पास 4 टर्म्स हैं, therefore it is polynomial। ये पॉलिनोमियल तो है, and it does not
फिट इन अबव 3 कैटेगरीज, लेकिन ये अबव 3 कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो 3 कैटेगरीज ऊपर हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों में फिट करना है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के बाद भी ये 4 टर्म्स हैं इसमें, इसलिए फिट नहीं हो पा रहा है तीनों कैटेगरी में। इस तरीके से आप सारे पार्ट्स कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन के। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एडिशन, अच्छा इसी एक्सरसाइज में है, तो चलिए इसको एडिशन भी कर लेते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हम 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB। अब बच्चों देखते हैं जो लाइक टर्म्स हमें अभी मैंने आपको समझाया है उन्हीं का यूज़ करना है यहाँ पे बेसिकली। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक है बच्चों, एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम तीनों एक्सप्रेशंस को एक के नीचे एक लिख लेंगे, लेकिन लाइक टर्म्स में बना के। जैसे पहला हो गया आपका AB माइनस BC, ठीक है, तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे। तो दूसरा एक्सप्रेशन में BC है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स में बन रहा है ना, हाँ यहाँ माइनस का BC था, यहाँ पे प्लस में BC है, तो हम BC के नीचे BC लिख देंगे। और CA, कहीं भी CA है यहाँ पे नहीं है, तो हम CA इसके आगे लिख देंगे। अब इसमें क्या है, CA माइनस AB थर्ड में, तो थर्ड को तीसरी लाइन में लिखेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन को CA के नीचे CA लिख दिया और माइनस AB है। अब माइनस AB इसके आगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि AB ऑलरेडी फर्स्ट एक्सप्रेशन में था ना हमारे पास, तो हम उसके नीचे लिखेंगे। लाइक टर्म है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन से लाइक टर्म है, तो हम लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखते हैं। तो हमने माइनस AB इसके नीचे लिख दिया, CA माइनस AB हो गया। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो AB माइनस AB क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। माइनस का BC प्लस का BC, ये भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमने ऐड करके बता दिया। एक कोई और पार्ट ले लेते हैं, चलिए मैं लास्ट पार्ट ले लेता हूँ, बाकी आप क्या करिएगा, सेकंड और थर्ड एज अ होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, पहला एक्सप्रेशन हो गया। M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा है ये, और चौथा है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। कुछ इस तरीके से आपको 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं अलग अलग, और चारों को हमें एक के नीचे एक लिखना होगा एज अ लाइक टर्म बना के। तो पहला हम लिख लेते हैं अपना L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो M स्क्वायर के नीचे M स्क्वायर लिख दिया, N स्क्वायर है नहीं तो हम N स्क्वायर को आगे लिख देंगे। अब तीसरा है हमारे पास N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो L स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया। और चौथा है हमारा 2LM, कहीं भी LM नहीं है पूरे अभी तक जो तीनों हमने देखे हैं, तो 2LM को क्या लिख देंगे, हम अलग लिख देंगे, प्लस का 2LM। ठीक है, 2MN भी कहीं नहीं है, ये भी हम अलग से लिख देंगे। 2NL भी कहीं नहीं है, इसको भी हम अलग से लिख देंगे। किसी के नीचे हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम नीचे तो लाइक टर्म्स लिखते हैं ना, लाइक टर्म में है नहीं तो हम इसको अलग ही लिखेंगे। तो जो आपको लाइक टर्म में कहीं भी ना मिले उसको अलग लिखिएगा। तो L स्क्वायर में L स्क्वायर ऐड हो जाएगा, मतलब L स्क्वायर अगर हम हटा दें तो 2 एक से टर्म है, तो हो जाएगा 2L स्क्वायर। यहाँ पे M स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 2M स्क्वायर 2N स्क्वायर, और ये किसी के साथ ऐड हो ही नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर एडिशन होने के बाद। यहाँ पे हमने ऐड करा दिया है और हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिला है। बच्चों इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में ऑल टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे। अब आगे हम लोग सब्सट्रैक्शन का देखते हैं।
सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कराना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, तो ये है आपका, इसको सब्सट्रैक्ट कराना है किससे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इससे सब्सट्रैक्ट कराना है हमें। ठीक है, तो हमें इसको सब्सट्रैक्ट कराना है इससे, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मतलब ये ऊपर लिखना होगा और ये नीचे लिखना होगा, क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट कराना होता है। जैसे कि हमें अगर मान लीजिए 5 सब्सट्रैक्ट कराना है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा रफ ले रहा हूँ बस, कि अगर मुझे 5 सब्सट्रैक्ट कराना है फ्रॉम 10 में से, तो मैं क्या करता हूँ, 10 को ऊपर लिखूँगा और 5 को नीचे लिखूँगा, तब घटाऊँगा, तब हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 5 को सब्सट्रैक्ट कराया 10 में से, तो 10 को ऊपर लिखा, नीचे 5 लिखा और एक माइनस का सिंबल लगा दिया। तो इस तरीके से कुछ सब्सट्रैक्शन होता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा। इसको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये वाला टर्म सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे और इसके लाइक टर्म्स को नीचे लिखेंगे। इसमें भी वही चीज़, लाइक टर्म्स को ही नीचे लिखना है, सॉरी, प्लस 5b माइनस 3। ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। लाइक टर्म 4a के नीचे a लिखेंगे, 7ab के नीचे ab लिख देंगे, 3b और यहाँ पे प्लस का 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, माइनस में क्या होता है, आपके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नीचे वाले सिंबल को हम हमेशा चेंज कर देते हैं और जो होता है वही कराते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस ही कराएंगे। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 8a। यहाँ पे प्लस हो गया है, तो माइनस का 9ab प्लस का 7ab, इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा माइनस का 2ab। अभी माइनस प्लस आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आपको आना चाहिए। प्लस का 5b माइनस 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2b। और दोनों माइनस के हैं, ये ऊपर वाला सिंबल भूल जाइएगा बच्चों, क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट कराने में नीचे वाला सिंबल हमेशा चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ भी तो हमें 5 सब्सट्रैक्ट कराना था 10 में से, तो 5 किसका था, प्लस का था ना। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 5 लिखा, तभी तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3 है और माइनस का 12 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का आपका 15, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन बच्चों। एक पार्ट और कर लेते हैं कोई, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए, कहीं भी अगर ज़रा सा भी डाउट है तो बच्चों देखते हैं कोई एक और पार्ट। कितने पार्ट्स हैं, 3 ही पार्ट्स हैं, तो मैं सी वाला कर ले रहा हूँ, बी आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी पार्ट में बोल रहा है हमें सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 4p² क्यूब माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q। बड़ा लंबा एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, तो ये है, इसको सब्सट्रैक्ट कराना है किस में से, फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p³ माइनस pq² प्लस 5p²q। इससे सब्सट्रैक्ट कराना है। तो बच्चों इस फ्रॉम किससे सब्सट्रैक्ट कराना है, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो हमें इससे सब्सट्रैक्ट कराना है। तो हम इसको पहले बाद वाले टर्म को ऊपर लिखेंगे, तो पहले ऊपर लिख ले रहे हैं हम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। तो ये हो गया हमारा कुछ टर्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बच्चों दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है जिसको सब्सट्रैक्ट कराना है, अब हम उसको इसके नीचे लिखेंगे बट एज अ लाइक टर्म। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है।
ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या कोई ऐसा है हमारे पास? हाँ बच्चों, ये 10 सिर्फ एक आपका ऐसा है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -10 है ना यहाँ पे, तो हमने बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख दिया। और देखते हैं यहाँ पे -3p है, तो इसमें कहीं p का टर्म है, तो यहाँ पे -10 हो गया। अब p का टर्म ये मिल गया, हमने लिख दिया -8p। मैं टिक इसलिए लगा रहा हूँ कि कोई भी टर्म लास्ट में बच ना जाए। q का टर्म देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका q का टर्म प्लस का 7q। फिर pq का टर्म देख लेते हैं। pq का टर्म बच्चों ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया था, -3pq। अब pq स्क्वायर ये रहा आपका प्लस का 5pq², और ये लास्ट में बचता है हमारे पास प्लस का 4p²q। कुछ इस तरीके से हमने देखिए लाइक टर्म ढूंढ के एक के नीचे एक लिख दिया, बिल्कुल लाइक टर्म ढूंढ के। अब हमें एडिशन तो कराना नहीं है, हमें कराना है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन में नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसके सिंबल हो जाते हैं चेंज, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। ठीक है, तो मैंने एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। अब ऊपर वाले जो भी एक्सप्रेशन थे आप उनको जाइएगा भूल, आप देखिएगा नीचे वाले। तो 18 में पहले तो 10 माइनस हो रहा था, लेकिन अब क्या है, अभी तो प्लस हो रहा है ना, तो 18 और 10 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5p माइनस का 18q प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, 8pq माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 7pq² माइनस 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो हम खाली p²q लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है इसको चाहे तो आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की, उसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, जितना बड़ा स्क्वायर या क्यूब वाले वेरिएबल होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, और कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक जनरल फॉर्म जो लिखने की होती है वो ये होती है, 7pq² हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर के कोई भी टर्म्स नहीं बचे हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो अब हम नॉर्मल टर्म लेंगे 8pq और -18 या 5p ले सकते हैं पहले, और -18q कुछ भी ले सकते हैं। अब जब सिर्फ सिंगल वाले ले रहे हैं तो चाहे इसको पहले लिख दीजिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए, सारे आंसर सही हैं। बस वेरिएबल जिसमें नहीं होता है, जो आपका कांस्टेंट होता है, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो ये आपका आंसर है, ये भी आंसर बिल्कुल सही था और ये भी सही है, बस हमने इसको एक जनरल वे में लिखा है जिस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चल के आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी तरीके से लिखा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फ़िलहाल बच्चों ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप 9.2 सॉल्व कर सकते हैं उसको देख के। इसमें मैंने आपसे एक चीज़ पूछी है कि बताइए इस क्वेश्चन में कितने जो अभी हमने आंसर निकाला है इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप इसको बताइएगा मुझे देख के कि इसमें कितने टर्म्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।